हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वैद्युत परिपथ के विषय में अध्ययन करेंगे कि किसी भी वैद्युत परिपथ में कैसे वैद्युत परिपथ के प्रतिरोध के मान को घटाया जाता है और बढ़ाया जाता है। प्रतिरोध क्या होते हैं, तो इसके लिए ओम के नियम में समझाया गया था कि किसी भी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है, ये विभवांतर जो है चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। और इसके बाद इसमें हम लोग एक अनुक्रमानुपाती नियतांक लिए थे आर, और इसी आर को हम कहते हैं चालक का प्रतिरोध या चालक का वैद्युत प्रतिरोध। चालक के प्रतिरोध का तात्पर्य ये है कि चालक में बहने वाली वैद्युत धारा या चालक में चलने वाले जो आवेश होते हैं, उस आवेश के मार्ग में जो व्यवधान होता है, अवरोध होता है, उसी व्यवधान और अवरोध को हम लोग कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। मैथमेटिकली इस आर की वैल्यू को m/n e² टाउ इंटू L/A ये आगे चल के प्रूफ भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग सिर्फ इतना मान के चलेंगे कि R कुल मिला के चालक का प्रतिरोध होता है। जो होता क्या है, तो फिजिकली रेजिस्टेंस वह कारक है जो चालक में बहने वाली वैद्युत धारा को अवरोधित करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, व्यवधान करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। तो जिस कारण से वैद्युत धारा में के मार्ग में रुकावट होता है, उसी कारण को हम लोग कहते हैं क्या, प्रतिरोध। तो कुछ जगहों पे वैद्युत परिपथों में अधिक प्रतिरोध की आवश्यकता होती है और कुछ जगहों पे प्रतिरोध की कम आवश्यकता होती है। प्रतिरोध आवश्यक भी है और प्रतिरोध से हानि भी होती है। सोचिए, अगर हम लोगों के पास चालक ऐसे होते कि उसके प्रतिरोध का मान शून्य होता, तो चालक के प्रतिरोध का मान अगर शून्य होता, जितने चालक हम लोगों के पास अवेलेबल है उनमें अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती तो क्या होता। तो होता ये कि अभी हम लोगों के देश में क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, उसका लगभग 40% विद्युत ऊर्जा जो है ट्रांसपोर्टेशन में ही व्यय हो जाता है। कुल उत्पादन का लगभग 40% विद्युत ऊर्जा जो है, विद्युत ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में ही ये व्यय हो जाता है, खर्च हो जाता है। विद्युत ऊर्जा जो अन्य ऊर्जाओं के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे नष्ट हो जाता है, इसका उपयोग जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो अगर प्रतिरोध शून्य होता तो ये हानि जो है रुक जाती है। ये हानि अगर रुक जाए तो हम लोगों की जो विद्युत ऊर्जा की कमी है, उस कमी को 100% पूरा किया जा सकता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा की कहीं कोई कमी नहीं रह जाएगी। लेकिन ऐसा कर देने से और भी कई तरह की दिक्कतें उत्पन्न हो जाएंगी, और जो सामान्य एक वैद्युत प्रतिरोध हम लोग बनाते हैं, वैसा वैद्युत प्रतिरोध भी बनना तब संभव नहीं होगा यदि प्रतिरोध हर जगह हमेशा के लिए 0 हो जाए। तो वैद्युत परिपथ क्या होते हैं, तो वैद्युत परिपथ में क्या होता है कि एक सीधा सीधा रेजिस्टेंस जुड़ा होता है, एक इसमें धारा को मापने के लिए एमीटर लगा होता है, और इस एमीटर श्रेणी क्रम में लगाते हैं। प्रतिरोध के सिरों को मापने के लिए एक विभवमापी या वोल्टमीटर लगा होता है, और वैद्युत ऊर्जा को इसमें बनाए रखने के लिए एक बैटरी या सेल लगा होता है। इस तरह का अगर हम लोग डायग्राम बना लेते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, वैद्युत परिपथ। तो किसी वैद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है, कैसे जोड़ा जा सकता है, तो प्रतिरोधों के संयोजन को हम लोग मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। प्रतिरोधों को जोड़ने का हम लोगों के पास मुख्य रूप से 2 उपाय हैं। एक है कॉम्बिनेशन इन सीरीज, प्रतिरोधों का संयोजन।
प्रतिरोधों का संयोजन मतलब कम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। और इसके दो प्रकार, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा होता है समांतर या समानांतर, समानांतर क्रम संयोजन। ये दो प्रकार से हम लोग प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन। अब इसमें ये कॉम्बिनेशन इन सीरीज और ये होता है कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। कॉम्बिनेशन इन सीरीज एंड कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। कॉम्बिनेशन इन सीरीज क्या होता है, पहले वाले अगर संयोजन को समझे हम लोग तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं या किस संयोजन को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे, कॉम्बिनेशन इन सीरीज कहेंगे। तो इसके लिए मान लीजिए कि हम लोगों के पास कुछ प्रतिरोध हैं, इनमें से एक प्रतिरोध के एक दूसरे सिरे को, इसको हम पहला सिरा इसको दूसरा सिरा बोल रहे हैं, एक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और आगे ऐसे ही जोड़ते जाएं, और अंत में अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को और पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को ऐसे एक स्रोत से, वैद्युत स्रोत से कनेक्ट कर दें, जोड़ दें, तो इसे हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। परिभाषा एकदम सिंपल है, एक बार फिर सुन लीजिए। दिए गए प्रतिरोधों में से एक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ठीक है, इसके बाद दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और आगे अन्य प्रतिरोधों को ऐसे ही जोड़ते जाएं, अंत में अंतिम प्रतिरोध के दूसरा सिरे और पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को वैद्युत स्रोत से जोड़ दें, तो इस संयोजन को हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में अगर इस परिपथ की धारा आई है तो सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा की मात्रा जो आई होगा, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, धारा आई ही होगा। अब किसी प्रतिरोध में अगर धारा आई बह रही है तो निश्चित है इसके सिरों का विभवांतर V1 होगा, इसके सिरों का विभवांतर अलग होगा V2, और इसके सिरों का विभवांतर अलग होगा V3। ये हो गया V1 R1 के सिरों का विभवांतर, ये R2, और ये जो है R3 सिरों के बीच का विभवांतर होगा। और इस प्रकार कुल विभव में जो पतन होगा, कुल विभव के पतन का जो मान हम देखेंगे, अगर उसका योग निकालें तो विभव में कुल पतन का योग जो है स्रोत के विभव के तुल्य होगा, बराबर होगा, क्योंकि इसमें इतनी ही विद्युत ऊर्जा का पतन होगा, विद्युत विभव में उतना ही कमी आएगी जितना स्रोत का विभव है, यानी स्रोत का विभवांतर जो इन सभी विभवों के योग के बराबर होगा। धारा सब में समान होगी, तो यहाँ से हम लोग V1, तो हम लोगों के पास ओम का नियम है। ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम है V = I × R। तो V1 की बात करेंगे तो धारा I है, प्रतिरोध R1 है, तो V1 की जगह पे हो जाएगा I R1, V2 की जगह पे हो जाएगा I R2, और V3 की जगह पे हो जाएगा I R3, और यहाँ से I कॉमन ले लें तो हो जाएगा R1 + R2 + R3। ये हो गया V की वैल्यू, और ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद से क्या करें कि इन तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 को हटा दें। इस परिपथ से इन तीनों प्रतिरोधों को हटा के एक ऐसा प्रतिरोध रखें जिसका मान जो है R हो, और ये तीनों मिल के जितना विभव पतन कर रहे हैं उतना विभव पतन जो एक ही प्रतिरोध से हो रहा हो, तो इस प्रतिरोध को हम लोग कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। तो इसके बाद लिखते हैं कि यदि R1, R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध R हो, तो जो भी विभव है स्रोत का, ये विभव पतन जो है इस एक ही प्रतिरोध में होगा, अर्थात V बराबर हो जाएगा I × R। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ये है समीकरण नंबर 1। चूँकि एक ही परिपथ के लिए दोनों समीकरण निकाले गए, इसलिए I R = हो जाएगा I
R1 R2 प्लस R3। आई से आई कैंसिल आउट होता है और R इज इक्वल टू मिल जाता है हम लोगों को R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो है श्रेणी क्रम संयोजन से है और इसमें तुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है, जो इसका परिमाण होता है, उसमें वो जो है R1 से भी बड़ा होता है, R2 से भी बड़ा होता है और R3 से भी बड़ा होता है, क्योंकि इसका मान जो है इन सभी प्रतिरोधों के योग से प्राप्त होता है। तो किसी परिपथ में यदि प्रतिरोध के मान को बढ़ाना है तो प्रतिरोधों को हम लोगों को क्या करना चाहिए? प्रतिरोधों को हम लोगों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने से कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है वह सभी प्रतिरोधों के योगफल के तुल्य होता है, बराबर होता है। यह है हम लोगों का श्रेणी क्रम संयोजन। बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, विद्युत परिपथ में हमेशा यूज में लाया जाता है। यह है कॉम्बिनेशन इन सीरीज का। इसी तरह से कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, कॉम्बिनेशन इन पैरेलल समानांतर क्रम संयोजन की बात करें तो समानांतर क्रम संयोजन में क्या करेंगे हम लोग कि जो भी प्रतिरोध दिए गए हैं उन सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को एक बिंदु A से और दूसरे सिरे को एक दूसरे बिंदु B से जोड़ दें। अभी हम क्या कह रहे हैं कि ये तीन प्रतिरोध फिर हम लोगों को अगर दिए गए हैं और इसको इस बार इस प्रकार से जो है कि इन तीनों प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु A से और इन प्रतिरोधों के दूसरे सिरे जो है दूसरे बिंदु B से जोड़ दें और इस A और B को बाह्य वैद्युत स्रोत से जोड़ दें, तो इस संयोजन को कहते हैं समानांतर क्रम संयोजन। परिभाषा एकदम सिंपल, जो फिगर इसी को हिंदी में बता देना है वही इसकी परिभाषा हो जाएगी। कैसे? एक बार फिर सुन लीजिए कि दिए गए सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को एक बिंदु A से और दूसरे सिरों को दूसरे बिंदु B से जोड़कर इन A और B बिंदुओं के बीच में एक बैटरी जोड़ दें, तो इस संयोजन को कहते हैं हम लोग समानांतर क्रम संयोजन। अब समानांतर क्रम संयोजन में देखें, अगर परिपथ की कुल धारा I है तो यहाँ धारा I जो है यहाँ तीन भागों में बट रही है, तीन ब्रांचेज में बटेगी। अब इसमें जिसमें प्रतिरोध अधिक होगा उसमें धारा कम होगी। R1 R2 R3 में जिसमें मान अधिक होगा, मान लीजिए R1 का मान अधिक है तो धारा सबसे कम होगी, R3 का मान सबसे कम है तो इसमें धारा सबसे अधिक होगी। मतलब इन प्रतिरोधों में धारा समान बहेगी कि नहीं बहेगी ये निश्चित नहीं है। इसके लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग मान रहे हैं कि इसमें बहने वाली धारा की मात्रा जो है I1 है, इसमें बहने वाली धारा की मात्रा I2 और यहाँ जो बहने वाली धारा I3 है। तो ये I1 I2 यहाँ भी निकलेंगे और फिर ये तीनों यहाँ पे मिल जाएंगे और यहाँ पे फिर कुल धारा की मात्रा जो है यहाँ पे I हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो धाराएं तीन भागों में बंट रही हैं, इन धाराओं का बीजगणितीय योग लिया जाए तो ये कुल इसका जो बीजगणितीय योग होगा वह परिपथ से प्राप्त धारा के तुल्य होगा। मीन्स I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर हम लोगों के पास ओम का नियम है और ओम का नियम क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से मिल जाता है I इज इक्वल टू क्या? V बाई आर। यहाँ से देखें तो इस प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर यही होगा, क्योंकि ये सीधे बैटरी से जुड़े हुए हैं और इन चालक तारों में कोई विभव पतन नहीं होगा। तो यहाँ का विभवांतर V है तो यहाँ का विभवांतर भी क्या होगा? V होगा। अब इसके आधार पे विभवांतर V हो गया, धारा I1 है, प्रतिरोध R1 है, तो I1 बराबर हो जाएगा V बाई R1, ऐसे I2 हो जाएगा V बाई R2 और I3 हो जाएगा V बाई R3 इस सूत्र से। अब इसमें क्या करिए, आप V कॉमन कर लीजिए तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 और प्लस 1 बाई R3, इसको कर लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर वही हम लोग देखेंगे वही कंसेप्ट, पुराना कंसेप्ट क्या, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोले तो तुल्य प्रतिरोध। अब इसके पहले बताया गया तुल्य प्रतिरोध, इसके पहले वाले संयोजन में आपको समझाया गया था कि यदि हम इन तीनों प्रतिरोधों को यहाँ से हटा दें और तीनों प्रतिरोधों को हटाने के बाद इसके जगह पे एक ऐसा प्रतिरोध रखें जिसका प्रभाव वही हो जो ये तीनों मिलकर उत्पन्न कर रहे हैं, तो इस नए प्रतिरोध को हम लोग कहेंगे इन दिए गए प्रतिरोधों का कौन प्रतिरोध?
तुल्य प्रतिरोध। तो यदि इन परिपथ का, इस पूरे परिपथ का सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R हो तो यहाँ पे परिपथ की धारा फिर I होगी और I बराबर क्या होगा, तो V/R। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। और यहाँ समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लेंगे तो हो जाएगा हम लोग के पास V/R इज इक्वल टू V 1/R1 R2 1/R3। यहाँ V से V कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो जाएगा इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तुल्य प्रतिरोध के मान का व्युत्क्रम जो है सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर है। तो निश्चित है कि किसी एक ये जो परिणामी प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा, इसका मान जो है R1 से भी कम होगा, R2 से भी कम होगा और R3 से भी क्या होगा, कम होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए घरों में जो वायरिंग कराया जाता है उसमें विद्युत ऊर्जा का व्यय कम से कम हो, इसके लिए प्रतिरोधों को हम लोग श्रेणी क्रम की बजाय समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसीलिए छोटे से घर में बहुत अधिक वायर की खपत हो जाती है, क्योंकि उसमें चालक तारों को हम लोग श्रेणी क्रम में न जोड़ के किस क्रम में जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्योंकि समानांतर क्रम में जोड़ने से प्रतिरोध के मान में कमी आती है, प्रतिरोध कम हो जाता है। इसके बाद एक और है मिश्रित क्रम संयोजन। तो मिश्रित क्रम संयोजन मतलब वह संयोजन जिसमें समानांतर क्रम में भी प्रतिरोध जुड़े हों और इसी में श्रेणी क्रम में भी जुड़े हों। मान लीजिए 3 समानांतर क्रम में और ये जो है श्रेणी क्रम में जुड़ गया, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, मिश्रित क्रम संयोजन। तो मिश्रित क्रम संयोजन में जहाँ जैसे व्यवस्था रहती है वहाँ उस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग परिणामी प्रतिरोध के मान की गणना जो है कर लेते हैं। और इसके आधार पे आप लोगों को इसके पहले भी कुछ प्रश्न भी इस पे बताए गए हैं और भी प्रश्न करिएगा। ओके।